फैसल वाडा साहब सेनेटर हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। वाडा साहब, ये बताइएगा कि ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब जाहिर है मुंतखब हो गए हैं और 26 को ओथ लेंगे, ये सोची समझी पूरी स्कीम थी, जाहिर है इसको इसी तरह से होना था, मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनना था, मुनीब अख्तर साहब को नहीं बनना था, लेकिन क्या आईनी बेंचेस में भी आपको लगता है जस्टिस याह्या अफरीदी अगर इन दोनों में से किसी एक को या दोनों को अपॉइंट करते हैं तो आपको इस पर एतराज होगा हुकूमत को? देखिए जी, मैं तो सना साहबा हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है दोनों जजेस उनमें उस बेंच में होंगे, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें गेम अब किसी और सिचुएशन में चली गई है। इमरान खान साहब को एक ऐसे सियासी जहन्नुम में फेंक दिया है और मजीद उनके लिए अजाब खड़ा कर दिया है कि अगर आप तसलसल से देखें पूरा प्रोग्राम के डी चौक पे क्या हुआ, एक गंडापुर साहब आए, केपी के हाउस चले गए, डिग्गी में बैठे, छुप के नमूदार हो गए, फिर बाहर निकल नमूदार भी हो गए, नज़र भी आना शुरू हो गए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट जिसको पीटीआई जिस गवर्नमेंट को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहती थी, उसकी शिक बाय शिक उनके साथ मीटिंग भी करती रही, उनके साथ शीर व शक्कर भी होती रही, उनसे प्रिविलेजेस भी लेती रही, फ़ायदे भी लेती रही, ट्रैवलिंग भी लेती रही, तनख्वाहें भी लेती रही। तीसरी चीज़ ये कि इस पूरी पार्लियामेंट में सारे आधे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और फिर भी बरजुमान है उन जगहों के ऊपर। तीसरी तरफ चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके अपना खेल चल रहा है, उनके अपने मिनिस्टर का खेल चल रहा है। फिर आप तरमीम को वोट नहीं करते और उसकी शिकों को वोट कर देते हैं। फिर आप अचानक से प्लान के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत, स्टेज के तहत जो स्टेज किया था आप बाइकआउट कर देते हैं। आप तो अपोजिशन थी, आप उसके खिलाफ वोट करते तरमीम के, नहीं, आपने बाइकआउट किया। फिर आपने एक ड्रामा रचाया कि जी बंदे काट दिए, हाथ तोड़ दिया, आंखों में ड्रिल कर दिए, तेजाब फेंक दिया, बंदे मार दिए, प्लास्टिक सर्जरी से उनको खड़ा कर दिया, उनको वोट भी नहीं लिए। फिर एक वो ड्रामा फ्लॉप हो गया। इन सब ड्रामों के तसलसल से आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है कि कल बेगम साहिबा रिलीज हो जाएंगी, उनको कोई फर्दर केस के अंदर बंद नहीं रखा जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब की 25 के बाद 26-27 से मुलाकातें जेल में शुरू हो जाएंगी। अब बहनों की बेल हो जाएगी। उसके बाद ये सारा कुंबा एक जगह पे होगा, एक बहन का ग्रुप बनेगा और मैं समझता हूँ कि बहनें जो है वो मुखलिस खान साहब के साथ, बाकी तो सब बिके में कॉम्प्रोमाइज्ड है और कॉम्प्रोमाइज के तहत फिर बेगम साहबा का एक ग्रुप बनेगा। अब आप लोग कहेंगे ये प्रेडिक्शन है या डील है? ये प्रेडिक्शन है या डीलिंग इस तरह से हुई है? ये आपकी प्रेडिक्शन है या डीलिंग इस तरह से हुई है? आप इसको प्रेडिक्शन कह लें, आप इसको एनालिसिस कह लें, आप इसको व्हीलिंग डीलिंग कह लें, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बट जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वैसी जैसे आज तक हर बात ठीक हुई है, ये भी वैसी निकले इंशाल्लाह जी। तो खान साहब इज इन अ मेस, तो उनके करदा गुनाह तो हैं ही जो उनसे करवाए गए या उन्होंने उस ख्वाब ख्वामिनी में कर दिए कि मी एंड माई सेल्फ के ऊपर उनको ले गए थे और मजहबी लोग आगे उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी देते, तो इंसान है बहक जाता है। लेकिन उनके ना करदा गुनाह भी उनके सर पे अब डाल दिए गए हैं। एक अंदर है मिलिट्री के अंदर, वो भी अपनी ये सारी चीजें उस पर डाल रहे हैं। बाकी जो कपड़ों से भी ज्यादा करीब उनके साथ, वो भी अब उनके भी आगे पीछे बच्चे हैं, पैसे हैं, देना दिलाना है। और एक पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है, एक लॉयर्स की पार्टी है, एक ड्रामे की पार्टी है, एक चीफ मिनिस्टर की पार्टी है, एक बेगम साहबा की पार्टी हो जाएगी, एक बहनों की पार्टी हो जाएगी और एक जीरक सियासतदान की पार्टी हो जाएगी। तो आने वाले दिनों में ब्लॉक्स भी है, ब्लॉक भी है और फैक्शंस भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि 3 साल के लिए जो मुंतखब कर लिया गया है जस्टिस याह्या अफरीदी को, अब इस असना में अब ये सारे जो केसेस आ रहे हैं, आज भी वजारत पेट्रोलियम का एक केस है जिसमें मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है, उनका केस चल रहा था, तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा ये भी आईनी बेंच पे जाएगा। फैसल वाडा साहब, एक इसमें अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ बेयर करेंगे तो आई मीन ये आईनी बेंचेस का जो तस्वर है, उसमें आईनी बेंच बनाने का जो हक हासिल है वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। एम आई राइट? गजेट में जैसे आपने लिखा हुआ है, जैसे लिखा गया है, इज दैट द करेक्ट पोजीशन कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाना है? जी जी ठीक है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नॉट एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली। अच्छा, किसने बनाना है फिर? वो जो हुकूमत के भी हिस्से हैं वो तो खैर मतलब उसको जो लीड करेंगे उसमें तो आपके पास जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से तो आई डोंट सी इट के कहीं और वो जाएगा ना। मैं इन 2 जजेस जो हैं उनको देख रहा हूँ उसके अंदर, ना ही मैं पीटीआई को फ़ायदा होते हुए देख रहा हूँ रिजर्व सीट्स का। और एट द सेम टाइम इस चीज़ को हम डिस्कस कर करके हम उस जगह पे ले आए हैं जिधर परसेप्शन सेल होती है
एक खाका बन जाता है, एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है एक अच्छे साफ सुथरे जज के ऊपर भी। तो अगर आप मुझसे इन 3 जजों का पूछेंगी तो मैं आपसे कहूँगा एक क्रेडिबल थे तीनों की क्रेडिबिलिटी थी, एजुकेटेड है, सीधा सीधा इन्होंने काम किया है। लेकिन गवर्नमेंट के पास कानून आने का उन्होंने चॉइस क्यों की, उसके क्राइटेरिया के अंदर जो मेरा दिमाग समझता है वो ये कि अगर जिस जज ने मुझे गलत सज़ा सुनाई थी हाई कोर्ट में और इलीगल ऑर्डर करके मुझे डिस्क्वालीफाई किया था और फिर मेरे बारे में भी कमेंट किया, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की कुर्सी पे बैठा हूँ सेलेक्ट करने की और उनका नाम आ जाए मिसाल के तौर पे, तो आप समझते हैं इंसानी तौर पे मैं होने दूंगा? तो मैं नहीं होने दूंगा। तो एक मेरा अपना अंदाजा है कि गवर्नमेंट की परसेप्शन हो सकती है, एलाइज की परसेप्शन हो सकती है उसके बेस पर, क्योंकि अगर आप मुझसे कंपटीशन बात करेंगे तो आई वुड से तीनों टक्कर के जजेस हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 18-20 के फासले पे हो। सो उसके अंदर वैसे यूजुअली इतना टफ कंपटीशन होता नहीं है, लेकिन मेरी अपनी समझ गवर्नमेंट और एलाइज के ऊपर यही है कि वो अपने जाविये से क्या देख चुके हैं, क्या तजुर्बा कर चुके हैं, क्या एक्सपीरियंस उन्होंने देखे, क्या वो फोकस करें, उसके बेसिस पे सिलेक्शन हुई है। ठीक है, मैं जो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गजेट कहता है ना फैसल वाडा साहब, उसमें ये लिखा है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो ही आईनी अदालत बनाएगी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जिसमें इट कंप्राइजेज ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, उसमें और आईनी बेंच का एक सरबराह होगा, 2 MNAs होंगे, 2 सेनेटर्स होंगे, एक गवर्नमेंट से, एक ऑपोजिशन से, एक पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा होगा, एक लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, फिर स्पीकर नामजद करेंगे किसी अकलियत से या किसी कोई औरत खातून से। मगर ये पूरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कंपोजिशन है अगर आप इसकी नंबरिंग देख लें सना साहिबा, अगर इसकी नंबरिंग देख लें तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि who is in the majority. No, I can understand, but what I don't understand is आईनी बेंच जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आईनी बेंच का सरबराह इसमें कैसे बैठेगा? आईनी बेंच तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बनाया है ना, तो कंपोजिशन उसमें आईनी बेंच का मेंबर है। तो अब आईनी बेंच जब बनी ही नहीं है तो आईनी बेंच का सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कैसे बना सकती है? तो पहले बेंच बनेगा या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनेगी? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फिर क्यों आईनी बेंच का सरबराह मेंशन किया है? उन्होंने तो अभी बनानी है आईनी बेंच, अभी आईनी बेंच एग्जिस्ट तो नहीं करती। देखिए सना साहिबा, ना मैं इतना एजुकेटेड हूँ जितनी आप हैं, जहाँ हमारी आवाम है, इसको बड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। आप इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, बताएं। जैसे पहले तारीख पे तारीख होती थी, वैसे ही तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी, ये एक सीक्वेंस हो गया। अब आपने कहा जी बेंच कैसे बनेगा? बेंच के अंदर मेजॉरिटी के हिसाब से बेंच भी की कंपोजिशन भी हो जाएगी और अब आईनी बेंच के ऊपर भी चीज़ें चली जाएंगी। आईनी बेंच के अंदर ये आप 2 जजेस का नाम ले रही हैं मोहतरम, वो नहीं मुझे नजर आते। आगे चलें, इट्स वेरी सिंपल। ओके ओके, जो चलें जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे, आप प्रेडिक्शन दे दें। हो सकते ना, मैं इसको ये नहीं कह सकता कि वो नहीं हो सकता। चले, शुक्र है आपने किसी के नाम पे तो हाँ किया। अच्छा ये बता दें कि ये फुल कोर्ट जो बनती थी हर बड़े केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में, इसको भी हमने अब इसमें जाहिर कर दिया गया है, ये फुल कोर्ट बेंच डजंट एग्जिस्ट नाउ। दैट्स करेक्ट। ओके, एंड ये एक और बात जो बहुत बड़ी गौरतलब है फैसल वाडा साहब, वो ये है कि ये मामलात जो है अब ये 3 साल के लिए अब चीफ जस्टिस ये बन गए हैं या अफरीदी साहब, इनके ऊपर कोई शिकायत या मेरिट पर कोई सवालिया निशान अगर उठता है तो क्या इनको रिमूव किया जाएगा? देखिए जी, मैंने जैसे कहा तीनों जजेस स्पॉटलेस हैं। इनकी अगर याया साहब की आप बात करेंगे तो उनकी ब्लड लाइन को भी अगर आप चेक करें तो सॉर्ड ऑफ ऑनर है उनके वालिद साहब। तो ना इनकी क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है, ना मंसूर साहब की क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है, ना मुनीब साहब की क्रेडेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम है, नॉट इवन अ सिंगल स्पॉट। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी अनफेयर, बड़ा ज़ाती होगी कि हम उस आदमी को जो साफ सुथरा है उसको कंट्रोवर्शियल बना दें। लेकिन मैंने आपको गवर्नमेंट और उसके एलाइज का जाविया जो मेरा एनालिसिस है या मेरा तज्जिया है उसके ऊपर, वो यही है कि उन्होंने पिछले केसेस देखे होंगे, अगले केसेस को प्रीएम्प्ट किया होगा और उस बेसिस पे सिलेक्शन की होगी। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे कि तीनों के अंदर कोई बहुत फर्क था तो मैं समझूंगा कि ये कांटे का मुकाबला था। यूजुअली ऐसा कंपटीशन होता नहीं कांटे का मुकाबला नहीं था ना, क्योंकि जिन फैसलों में जिनके फैसलों जो फैसले वो दे चुके हैं 12 जुलाई के बाद मंसूर अली शाह साहब, जाहिर है कि वो फिर नहीं, अब जाहिर है ये सब कुछ हुआ इसीलिए था। आपने तो कहा था अपनी बर्थडे पे आप केक खाएंगे, आपके बर्थडे पे केक खाया आपने? हैप्पी बिलेटेड बर्थडे बाय द वे।
खाया। अच्छा ठीक है, थैंक यू, बट खाया आपका रिपोर्टर्स ने रिपोर्टर्स के साथ खाया, और जो कहा था दावा आपको महीनों पहले किया था वो उसी डेट पे हुआ। अच्छा चले हम ये बता दें कि खान साहब का फ्यूचर आप क्या देखते हैं, क्योंकि आज ही बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जा सकता था, और उमर अयूब साहब भी कह रहे हैं मुझे पता है कहां से कंट्रोल हो रहा है मामला, अगर उनको कल भी रिहा करना है तो आज रिहा करने में क्या मजायका था कि कोई जाजी तशरीफ नहीं था। 10-10 लाख के 10-10 लाख के मचलके जो हैं वो मैंने तो जमा नहीं कराने, तो अगर टेक्निकली डिले उनकी तरफ से हुआ है, टाइम बार हो गया है, तो अगर उस पर भी मैं वही मन गढ़ कहानी उमर अयूब साहब की जैसे उन्होंने तकरीर की थी, हाथ काट दिए, पैर काट दिए, टांगे ड्रिल कर दी, कान में तेजाब डाल दिया, गला काट दिया और उनसे वोट भी नहीं लिया, तो मैं इस टाइप की ड्रामेबाजियों के नैरेटिव तो आपको मैं कई 100 गिना सकता हूँ कि पिछले महीने में क्या हो। कौम को पता होना चाहिए कि इन सब ने करदा ना करदा गुनाह थोप दिए, वो सियासी जहन्नुम में मजीद उधेल दिए गए हैं, ना इनके साथ अपने हैं ना कपड़ों से करीब लोग इनके साथ हैं, सभी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मुझसे आप पूछेंगी तो मैं कहूँगा हाँ बहनें मुखलिस हैं, जितनी मेरी एनालिसिस है वो भी आ जाएंगी, उन्होंने भी कोई कत्ल तो नहीं किया, उनकी भी बेल हो जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन उनके ऊपर बारूदी मवाद का तो इल्जाम लग गया ना, बारूदी मवाद लेकर आपको लगता है उनकी बहनें आ सकती थी? देखिए आपके कैमरे के अंदर जो है वो रॉकेट लॉन्चर लगा हुआ है और आपने मेरे साथ प्लान किया हुआ है, तो ऐसी बेहुदा बातों का तो आप मजाक ही उड़ा सकती हैं। अच्छा ठीक है, चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, ये बताइएगा कि आपके पास जो पहला मुसव्वदा था जिसको 15 या 16 सितंबर को हम पास कराना चाह रहे थे, हुकूमत पास कराना चाह रही थी, और उसके बाद आपने भी ये कहा था ना अहल हुकूमत है ये नहीं करा सकी, क्या ये मुसव्वदा उससे बेहतर है? और ये मुसव्वदा किसकी आपको लगता है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? बिलावल साहब को जाता है, फजल रहमान साहब को जाता है, हुकूमत को जाता है, तारड़ साहब को जाता है? ये जो एक्चुअल मुसव्वदा जो इस वक्त है हमारे सबके सामने, ये किसका तश्कील करता है? आप मुझसे झूठ सुनना चाहेंगी तो मैं कहूँगा जमहूरियत, और अगर सच सुनना चाहेंगी तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में बाप का बाप बनने की कोई कोशिश ना करे। अच्छा पाकिस्तान में बाप के बाप, ओके थैंक यू, आपने बड़ा फैसल वाडा साहब बड़ा स्ट्रेट जवाब दे दिया, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट। अच्छा एक और बात अगर आप बता दें कि ये जो ये फवाद चौधरी साहब अचानक से इनको बहुत दिल में तकलीफ भी जाग रही है, ये आपको पता है किस तरह के आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और मिलना भी चाहते हैं खान साहब से, क्या इनसे मिलेंगे खान साहब? मेरे ख्याल से उसका एक्यूमेंट के तहत उससे मिलना चाहिए, लेकिन उसको मिलने देंगे नहीं, क्योंकि अभी जो जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाए कि वो बिक गए हैं पीटीआई के अंदर से, जो इनकी ऊपर शो कॉज नोटिस हुए हैं, वो एक प्लान के तहत वो थोड़ा आगे आ रहे थे तो उनको पीछे कर दिया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज और बिके हुए तो सारे ही हैं बाय एंड लार्ज। अगर आप मुझसे कहें कि शिबली फराज ने पैसा लिया तो मैं कहूँगा नहीं, आप कहेंगे ऑन पप्पी ने पैसा लिया तो मैं कहूँगा नहीं, अगर आप कहें जफर साहब ने, जफर इकबाल साहब ने, फैसल ने नहीं, रियाज फतियाना ने नहीं। अब मैं इससे ज्यादा देखिए, मैं आपके एक शो में आपको 5 शो की इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, वरना मुझे बुलाएंगे क्यों? अच्छा भाई आप आते इतना कम है ना, तो मैं 5 शोज का जरा हिसाब ले लेती हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, फरमा दीजिएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये अब ये आईनी बेंच कब तक तश्कील होने की इसकी हम उम्मीद करें? और अगेन जो इसमें एक थोड़ा सा नजर आ रहा है अभाम के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं बनाना है, तो आपको लग रहा है ये भी हुकूमत बना के फारिग कर देगी और ना ही नहीं होंगे उसमें, अगर वो इंक्लूडेड आईनी बेंच के सरबराह, तो कोई मसला नहीं होगा? आप फिर टेक्निकल चीजों में चलेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ये तरमीम पास हुई है वैसे आगे तरमीमें पास होंगी, जैसे आप सोच रही हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, वैसे नहीं वैसे ही हो जाएगा। तो 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम आ रही है सर। बिल्कुल, मैंने आपको क्या कहा, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की, तरमीम तरक्की। अब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होगी, तो उससे आप समझ जाए। और ये आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म 3 साल 4 साल की हुकूमत निकाल लेगी, अपना वक्त पूरा कर लेगी? पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी। इंटरेस्टिंग, पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा करेगी। वो टेक्नोक्रेट के हवाले से जो इसमें शिक है सर, वो किस लिए है? नहीं ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन देखें ऐसी खबरें फैला के इंसान को 2 पैसों का फायदा होता है, किसी को ऐड मिल जाते हैं, किसी को यूट्यूब में फॉलोइंग मिल जाती है, तो सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है सना साहब? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फैसल वाडा साहब, मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो कंसेंसस से नहीं, मैं तो बाप का कोई बाप बनने की कोशिश ना करे, तो ये कंसेंसस तो ना हुआ ना सर, फिर ये कंसेंसस से तो ये मैं आपसे जुर्रत कर सकता हूँ। नहीं आप भाई हैं, आप भाई हैं, आप लेकिन एट द सेम टाइम देखिए, जब आपकी जमहूरियत के अंदर तसलसल से 75 साल में
आप कैरेक्टर वाइज कॉम्प्रोमाइज हो। कैरेक्टर डज नॉट मीन कि आपकी जाती जिंदगी, कैरेक्टर के अंदर आपकी मॉरल कैरेक्टर है। जब आप अपने इंटरेस्ट के लिए आपने सियासत की हो, जब आपने मुल्क के लिए ना किया हो, जब आप कॉम्प्रोमाइज्ड हो, जब आप पकड़े जाने पे व्हीलिंग डीलिंग करके जाते आते रहे हों, तो फिर ऐसी डेमोक्रेसी में यूजुअली ऐसी डेमोक्रेटिक फैसले आते हैं। और आप जैसे लोगों को बहुत शौक था डेमोक्रेसी का, तो डेमोक्रेसी को खाएं भी, उसको फ्रेग्रेंस की तरह लगाएं भी, उसको चश्मे की तरह पहने भी, ये 26वीं तरमीम जमहूरियत की तकवीयत के लिए नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जमहूरियत के गले की तकवीयत के लिए। अच्छा, जमहूरियत के गले की तकवीयत के लिए, आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा, 2 साल होने को आ रहे हैं अरशद शरीफ के केस को, अब आईनी बेंच सुनेगा या सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुनेगा? देखें, मेरी कन्विक्शन है कि अल्लाह ताला उसको इंसाफ देगा। उसको फरेब दोस्ती में मरवाया गया है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत। एक आदमी अंदर है, एक आदमी पीटीआई का गायब हुआ है, जो इतने सालों से नजर ही नहीं आ रहा किसी को। वो खवातीन भी नजर नहीं आ रही ना, कातिल पकड़े जाएंगे।